नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से स्वागत करता हूं करंट अफेयर की नई क्लास में, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10 सवाल जो बने हैं आज रात तक की सुर्खियों से और जो आने वाली आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास और पढ़ते हैं उससे जुड़े हुए स्टैटिस्टिक्स जीके को। लेकिन पहले सबसे आज का मोटिवेशन कोटेशन, और जो है कठिनाइयाँ से मत घबराओ क्योंकि वे तुम्हें सही दिशा दिखाती हैं। दोस्तों, अक्सर हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारी यात्रा आसान हो। लेकिन अगर हमारी यात्रा में कोई भी यात्रा हो, अगर उसमें कठिनाइयाँ नहीं आएंगी तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। यानी कठिनाइयाँ हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर लाती हैं और हमारे जो व्यक्तित्व है उसको निखारती हैं तथा हमारी जो लक्ष्य है उसकी ओर हमें अग्रसर करती है। तो चलिए दोस्तों, कठिनाइयों से न घबराते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में भारत ने किस देश की फर्म मादेन के साथ 5 वर्ष के लिए डीएपी उर्वरक समझौता किया है? आजकल दोस्तों हमारे देश में यूरिया और उर्वरकों की काफी कमी आ रही है और इसके लिए काफी मारामार मची हुई है। तो इसी के लिए जो हमारे मंत्री हैं जिनका नाम जेपी नड्डा जी है, जेपी नड्डा, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री, और साथ ही साथ हमारे उर्वरक मंत्री भी हैं। उर्वरक मंत्री भी कौन है? तो ये हमारे जेपी नड्डा जी हैं। तो दो मंत्रालय इनके पास है, स्वास्थ्य मंत्रालय और उर्वरक मंत्रालय इनके पास है। उर्वरक और रसायन, पूरा लिखे तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय, कौन सा? तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय इनके पास है। तो ये हमारे रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। तो हाल ही में हमारे जेपी नड्डा जी कहाँ पहुँचे? तो ये सऊदी अरब की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुँचे। कितनी दिवसीय? तो 3 दिवसीय यात्रा पर कहाँ पहुँचे हैं? सऊदी अरब पहुँचे हैं। और इन्होंने सऊदी अरब के 2 शहरों की यात्रा की, जिसमें 2 शहरों का नाम दम्मान और रियाद है। रियाद जो सऊदी अरब की राजधानी भी है। क्या है? तो सऊदी अरब की ये राजधानी भी है। यानी राजधानी किसकी है? तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। तो इनके 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और यहाँ पर सऊदी अरब के साथ भारत ने क्या किया है? तो सऊदी अरब प्लस भारत ने कौन सा समझौता किया? तो उर्वरक के लिए समझौता किया। इसके लिए? तो उर्वरकों के लिए समझौता किया। इसमें क्या होगा? इसमें जो सऊदी अरब है ये प्रत्येक वर्ष, सऊदी अरब अगले 5 वर्ष तक प्रतिवर्ष, अब अगले 5 वर्ष तक प्रतिवर्ष जो हमें 31 लाख मीट्रिक टन डीएपी का क्या करेगा? निर्यात करेगा। यानी हमें 31 लाख मीट्रिक टन डीएपी पर ईयर, यानी हर साल ये क्या करेगा? भारत में भेजेगा। डीएपी यानी डाई अमोनिया फास्फेट, ठीक है, डाई अमोनिया फास्फेट को हमारे यहाँ भेजेगा। डाई अमोनिया फास्फेट, अगर इसमें मैं बात करूँ नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा की, तो इसमें 18% क्या होता है? तो 18% इसमें नाइट्रोजन प्लस 46% इसमें फास्फोरस पाया जाता है। कितना? तो 46% फास्फोरस इसमें पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा सवाल आज के इस दौरे के बारे में, जिसमें उर्वरक हमारे मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा जी ने रियाद में जाकर 3 दिवसीय दौरे पर इस समझौते को हस्ताक्षर किया। अब जब बात उर्वरकों की है, तो प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाला रासायनिक उर्वरक कौन सा था? रासायनिक उर्वरक कौन सा है? तो वो है यूरिया। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला रासायनिक उर्वरक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो CHNO2 का होल ट्वाइस इसका
ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, CO, ये O है, CONO2 का होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला है। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला उर्वरक। चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब बात करें हम सऊदी अरब। सऊदी अरब, ये है हमारा सऊदी अरब। सऊदी अरब, अगर हम अपने भारत को देखें तो ये है हमारा प्यारा भारत, और मैंने आपको दिशा देखना सिखाया है, राइट साइड ईस्ट, दो लेफ्ट साइड वेस्ट। अगर हम अपने से पश्चिम में चलते हैं तो ये पड़ता है हमारा अरब प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं इसको, तो अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप कहाँ पर है, तो भारत के पश्चिम में स्थित। ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ठीक है। कौन सा है, तो प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप क्या होता है, वह भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। जैसे भारत के ये नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, तो भारत का ये ट्रायंगल जो तीनों ओर से पानी से घिरा है, इसको हम भारत के प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। अब ये देखिए, इधर ये फारस की खाड़ी, किससे, फारस की खाड़ी से घिरा है। नीचे हमारा हिंद महासागर, ये अरब सागर हो गया, अरब सागर। और इसके पश्चिम में कौन सा सागर है, तो ये लाल सागर है। कौन सा सागर है, यहाँ पर लाल सागर है, तो इसलिए ये क्या है, प्रायद्वीप है। ठीक, लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर से घिरा होने के कारण इसको प्रायद्वीप कहते हैं। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी रियाद है। क्या है इसकी राजधानी, इसकी राजधानी रियाद है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा रियाद, और इसकी मुद्रा क्या है, रियाल है। क्या है, रियाल मुद्रा हो गई, और रियाद इसकी राजधानी हो गई। यहाँ पर दो मरुस्थल पाए जाते हैं। कौन से, दो बड़े मरुस्थल यहाँ पर पाए जाते हैं। इनका नाम है रब अल खाली और अल नेफूद नाम के यहाँ पर दो रेगिस्तान पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी पूरी सऊदी अरब के बारे में होगी। यहाँ का शहर मदीना और मक्का, जहाँ की यात्रा पर लोग जाते हैं। ठीक है, एक तरफ इसके क्या है, तो लाल सागर है, और इधर गल्फ ऑफ आदेन। कौन सी है, तो गल्फ ऑफ आदेन, आदेन की खाड़ी है, आदेन की खाड़ी है। और आदेन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, तो ये जल संधि है बाबे मंदेव। कौन सी है, तो बाब अल मंदेव जल संधि किसको जोड़ती है, तो ये अदन की खाड़ी को किससे जोड़ेगी, लाल सागर से। किससे जोड़ेगी, तो लाल सागर से अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि बाबे मंदेव। अगर हम इसके ऊपर वाले उत्तर की तरफ देखें तो यहाँ पर एक है फारस की खाड़ी। कौन सी है, तो फारस की खाड़ी, और नीचे है इसका अरब सागर या ओमान की खाड़ी, अरब सागर। ठीक है, अरब सागर। और इन दोनों को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, तो हॉर्मुज जल संधि क्या है, इनको दोनों को जोड़ती है। तो ये जानकारी हमारी पूरी अरब सागर और सऊदी अरब के बारे में हो गई। चलिए, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अभी पिछले महीने, ये हमारे 20 तारीख के बाद का जो जून का महीना गुजरा है, उसके रिवीजन के क्वेश्चंस हैं। तो हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको मिला, तो ये हमारे प्रवेश यादव जी को मिला है। किसे मिला है, तो हमारे प्रवेश यादव जी को ये पुरस्कार मिला है। हाल ही में एचएएल को इसरो ने किस तकनीक के निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए 5000 करोड़ का सौदा किया, यानी 511 करोड़ का सौदा किया है। तो जो हमारा शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जिससे हम अपने अंतरिक्ष यान को भेजते हैं, वो उसके लिए समझौता किया गया है। हाल ही में भारत से गिनी को निर्यात किए जाने वाले पहले स्वदेशी लोकोमोटिव को किसने हरी झंडी दिखाई है, तो ये जो हमारे पीएम मोदी जी हैं, उन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे को लोकोमोटिव का सबसे बड़ा प्लांट भारत के किस राज्य में और किस जगह पर लगा है। हाल ही में जो 9000 हॉर्स पावर के इंजन बनाएगा। ठीक है,
हाल ही में एनपीसीआई द्वारा इनकम टैक्स पोर्टल पर किस नई सुविधा की शुरुआत की गई है? तो ये हमारा है पैन और बैंक खाता लिंक। पैन और बैंक खाता लिंक योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो पैन और बैंक खाता लिंक योजना की शुरुआत की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में किस क्षेत्र की ग्रीष्मकालीन समुद्री बर्फ अब तक का सबसे कम दर्ज किया गया है? यानी जो ग्रीष्मकाल में सबसे कम बर्फ जहाँ पर आज तक पाई गई है वो कहाँ पर है? तो जो हमारा अंटार्कटिक क्षेत्र है, कौन सा? अंटार्कटिक क्षेत्र। अंटार्कटिक क्षेत्र है, यहाँ पर ग्रीष्मकाल यानी जितनी गर्मियों में होनी चाहिए बर्फ, ग्रीष्मकाल समुद्री बर्फ सबसे कम दर्ज की गई। समुद्री बर्फ सबसे कम दर्ज की गई है। और इसका कारण क्या बताया गया है? तो इसका कारण जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है इसका कारण बताया गया है? ग्लोबल वार्मिंग इसका कारण बताया गया है। अब ये खोज की किसने है? तो तस्मानिया विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये खोज की है। क्या है? वैज्ञानिक इन्होंने इसकी खोज की है और बताया है जो हमारा अंटार्कटिक क्षेत्र है वहाँ पर जो बर्फ है वो लगातार पिघल रही है और ग्रीष्म काल में जितनी वहाँ पर बर्फ होनी चाहिए वो उससे कहीं कम स्तर पर पाई गई है। ठीक है, जितनी ग्रीष्म काल में यानी गर्मियों में जितनी वहाँ पर बर्फ होती थी उससे उसका स्तर इन गर्मियों में घट गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी तो 2016 से पहले वर्ष 2016 से पहले क्या था यहाँ पर? तो जो 2016 से पहले यहाँ पर क्या होता था? जो यहाँ पर बर्फ थी पिघलती थी वो सर्दियों में क्या थी? दोबारा से जम जाती थी। क्या होती? सर्दियों में दोबारा से जम जाती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है? अब जो बर्फ यहाँ पर गर्मियों में पिघलती है उसे उस स्तर तक आने के लिए जहाँ से उसने पिघलना शुरू किया था लगभग 3 साल का समय लगता था। यानी जो पहले हर सर्दियों में बर्फ उतनी पहुँच जाती थी जितनी पिघली, अब अगर एक साल गर्मी थोड़ी बढ़ गई और वो बर्फ पिघल गई तो उसे उस स्तर तक पहुँचने के लिए 3 वर्षों का समय लगता है। ठीक है, तो ये सब किस कारण हो रहा है? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसका बढ़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? इसका बढ़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? तो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या कहलाता है? तो हमारा जो हरित गैस प्रभाव है, हरित गृह प्रभाव है, उसका बढ़ा हुआ है। और हरित गृह प्रभाव क्या होता है? तो जो हमारी पृथ्वी सूर्य से दिन में प्रकाश लेती है, इसको रात में क्या करती है? वापस अंतरिक्ष में छोड़ देती है। लेकिन जितना प्रकाश हमने दिन में पृथ्वी पर लिया उसको पूर्णतः नहीं छोड़ती। कुछ प्रकाश इसके वायुमंडल में यानी कुछ ऊष्मा इसके वायुमंडल में रुक जाती है, जो इसका पृथ्वी का रात में जितना तापमान गिरना चाहिए वो नहीं गिरने देती। यानी ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक घटना है। अगर तापमान रात में अधिक गिर गया तो माइनस में पहुंच सकता है, जिससे मानव का यहाँ जीवित रहना दुष्कर हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन जब ये घटना अपने स्तर से अधिक बढ़ जाती है यानी अधिक ऊष्मा रोकने लगती है तो इसको क्या कहते हैं? हम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्कटिक क्षेत्र। अगर बात करूँ मैं आर्कटिक क्षेत्र की, तो ये हमारे क्या है? यहाँ पर जलीय जीव है और ये सील्स यहाँ पर पाई जाती है। अब बर्फ घटने से इनके जीवन पर भी खतरा मंडरा रहा है, यानी इंसान अपने आप तो मरेगा ही, इन जीव जंतुओं को भी रहने लायक नहीं छोड़ेगा। अब बात करते हैं मैप में आर्कटिक क्षेत्र। ये हमारा जो नीचे वाला आपको
वाइट वाइट क्षेत्र दिख रहा है, ये क्या है, सफेद सफेद, ये हमारा कौन सा क्षेत्र है, ये हमारा आर्कटिक क्षेत्र है। चलिए थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ जिससे आप इसको अच्छी तरह से देख पाएँ। तो ये हमारा नीचे वाला क्षेत्र, भारत भी आपको दिखना जरूरी है ना, भारत से संदर्भ करके आप अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। ये हो गया हमारा प्यारा भारत। भारत के अगर दक्षिण में आप जाओ तो ये वाला क्षेत्र जो आपको दिख रहा है ग्लोब के बिल्कुल नीचे वाला, ये क्या है, ये है अंटार्कटिक क्षेत्र। यहाँ पर बर्फ पिघल रही है। अगर मैं बात करूँ अंटार्कटिक क्षेत्र की, तो ये क्या है, जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पर कोई जनसंख्या नहीं रहती, यानी जनसंख्या रहित क्षेत्र है। कौन सा, यहाँ पर कोई जनसंख्या नहीं रहती, सिर्फ यहाँ पर प्रयोगशालाएं पाई जाती हैं। तो जनसंख्या रहित। अगर क्षेत्रफल में बात करूँ तो क्षेत्रफल में विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप, 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो अंटार्कटिक है। इस पे एक स्थान पाया जाता है जिसको हम बोस्टॉक के नाम से जानते हैं। किस नाम से, तो बोस्टॉक के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये क्या है, विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र, ठीक है, ठंडा क्षेत्र है। और इसका तापमान कितना होता है, तो इसका तापमान 89 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है माइनस में, यानी इतना नीचे इसका तापमान पहुंच जाता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट विंसेप है। माउंट विंसेप यहाँ का क्या है, विंसेप यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ की जो पर्वतमाला है, सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो ट्रांस पर्वतमाला यहाँ की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, ठीक है। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की अंटार्कटिका में 3 वेधशालाएं हैं। 3 वेधशालाएं भारत बना चुका है, या वेधशाला बोले या प्रयोगशाला, 3 प्रयोगशालाएं बना चुका है, ठीक है। जिसमें पहली दक्षिण गंगोत्री के नाम से हम जानते हैं। कौन सी है, तो दक्षिण गंगोत्री के नाम से हम इसको जानते हैं। लेकिन अब ये कार्यरत नहीं है, इसको बंद कर दिया जा चुका है। ऐसे ही दूसरी मैत्री है जो अभी कार्यरत है, ठीक है। तो दूसरी क्या होगी, हमारी दूसरी मैत्री होगी। और तीसरी जो कार्यरत है वो है भारती, ठीक है। भारती और मैत्री अभी कार्य कर रही हैं, वहीं दक्षिण गंगोत्री को बंद कर दिया गया है। तो यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे ये दोनों क्वेश्चन पसंद आए होंगे। चलिए, अगर आपको ये हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छा कंटेंट लाने के लिए और आपको और मेहनत करके पढ़ाने के लिए। तो कृपया हमारी मेहनत को अवश्य सराहें और कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य सलाह दें। चलिए, हाल ही में जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 में किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई है, यानी विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई है, तो ये अंकटाड संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है। हाल ही में क्वांटम 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सेवा किस कंपनी द्वारा शुरू की गई है, तो हमारी जो सरकारी कंपनी है जिसको हम BSNL के नाम से जानते हैं, इसने ये शुरू की है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, तो अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। किसके, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया, तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है, तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किस देश ने हाल ही में दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है, तो किसने शुरू की है, ऐसा कौन सा देश है जिसने ये लाइब्रेरी शुरू की है, तो उस देश का नाम है, तो भारत ने दुनिया की पहली क्या की है, पारंपरिक
ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी क्या किए, शुरू किए। यानी ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने अपने यहाँ पर पारंपरिक ज्ञान, जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है, उसके लिए इन्होंने एक डिजिटल लाइब्रेरी का शुरू किया है। जिसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, तो एआई द्वारा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके भारत के समृद्ध, जो हमारी समृद्ध यानी जो हमारी समृद्ध चिकित्सा प्रणाली रही है, भारत की समृद्ध चिकित्सा प्रणाली है, इसका क्या करना, इसको संरक्षित रखना और इसका संवर्धन करना। ठीक है, प्रणाली का को संरक्षित करना और क्या करना और संवर्धन करना, इसका संवर्धन करना, ये क्या है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या होगा, एआई के द्वारा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा अपनी जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है उसको संरक्षित करना भी है और उसका संवर्धन करना भी है। ये यहीं पर WHO ने, हमारा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसने एक रिपोर्ट जारी क्या की, तो इसने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का नाम है मैपिंग, क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है मैपिंग द एप्लीकेशन of AI, mapping the application of AI in traditional medicine, यानी हमारी जो पारंपरिक चिकित्सा है उसकी AI का कितना महत्व है उसकी मैपिंग करना, ये एक रिपोर्ट निकाली है। और WHO ने भारत की प्रयासों को सराहा है। भारत ने जो प्रयास किए हैं उनको किसने सराहा है, प्रयासों को किसने सराहा, तो ये हमारा WHO ने इनके प्रयासों को सराहा है। ठीक है, तो ये किसने कहा है कि भारत अच्छा प्रयास कर रहा है, ये WHO ने कहा है। अगर बात करूं WHO की, तो WHO क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसकी क्या होगी, फुल फॉर्म होगी। ठीक है, अगर बात करूं इसकी स्थापना की, इसको स्थापित कब किया गया, तो इसको स्थापित 7 अप्रैल 1948 को स्थापित किया गया। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। बात करूं इसके वर्तमान हेड कौन है, तो टेड्रोस एडेनॉन इसकी क्या है, तो इसके हेड है, टेड्रोस एडेनॉन इसके अध्यक्ष है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसने रिपोर्ट जारी की है और भारत के जो प्रयास हैं उनको सराहा है। चलिए, हाल ही में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया, गोरखपुर के हमारे जो बाबा योगी आदित्यनाथ हैं और यूपी के CM हैं, तो उन्होंने क्या किया है, योगी जी ने हमारे क्या किया है, इनका उद्घाटन किया है। हाल ही में 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभारंभ विराज किस जानवर पर आधारित है। तो यहाँ से हमें पता चलता है जो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है उसका शुभारंभ क्या था, हाथी, और हाथी क्या था, विराज क्या था, विराज एक हाथी था। ठीक है, हाल ही में युवा निधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो युवा निधि योजना हमारे कर्नाटक राज्य द्वारा शुरू की गई, यानी कर्नाटक राज्य हमारा युवा निधि शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा यानी जो हमारे लोक सेवक हैं उनके लिए दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस
मनाया गया। तो ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये जो है दिवस, इसका नाम क्या है? इसका नाम है विश्व युवा कौशल दिवस। कौशल यानी स्किल दिवस, इसको हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड यूथ स्किल डे। वर्ल्ड यूथ स्किल डे इसका नाम है। और ये कब मनाया जाता है? तो ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी घोषणा कब की गई? तो 2004 में 2014 में यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी घोषणा की गई। यानी 2014 में इसकी घोषणा की गई। अब 2014 में घोषणा की गई तो इस बार इसकी 10वीं वर्षगांठ है। 10वीं वर्षगांठ किसकी है? तो ये जो हमारा युवा कौशल दिवस है, इसकी 10वीं वर्षगांठ है। ठीक है, इस बार मनाई जा रही है। और इस बार इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और डिजिटल कौशल, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और डिजिटल कौशल, डिजिटल स्किल यानी डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण, कौशल के माध्यम से, या पूरा हिंदी में लिखे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्या? कौशल, डिजिटल कौशल के माध्यम से युवाओं का सशक्तिकरण, तो ये इस बार की इसकी थीम होगी। तो आपकी कौन सी वर्षगांठ है? इस बार इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं जुलाई में अभी तक जो दिवस गुजरे हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं। तो 1 जुलाई को हमारे यहाँ कई दिवस मनाए जाते हैं, जैसे GST गुड्स एंड सर्विस डे, एक इसी दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किस व्यक्ति की जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, और इसी दिन हमारा 1 जुलाई को SBI की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसकी स्थापना हुई थी? तो हमारे यहाँ पर SBI की स्थापना की गई थी। ठीक, साथ ही यहाँ पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो CA डे भी इस दिन, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी यहाँ पर मनाया जाता है। ऐसे ही 4 जुलाई, कौन सी जुलाई? तो 4 जुलाई यानी 4 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो US स्वतंत्रता दिवस, यानी अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो 4 जुलाई को मनाया जाता है। ऐसे ही 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए। तो ये हो गए हमारे जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस। चलिए, तो वर्ल्ड यूथ डे किसने मनाया? तो UN द्वारा मनाया जाता है 15 जुलाई। भारत ने उर्वरक सब्सिडी का सबसे बड़ा हिस्सा किस उर्वरक पर खर्च किया जाता है? यानी हमारे यहाँ पर जो उर्वरक सब्सिडी है उसमें सबसे अधिक हिस्सा यूरिया पर खर्च किया जाता है। भारत में खाद और उर्वरक सब्सिडी का कुल GDP में लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है? ठीक है, जो हमारी खाद पर किसानों को और उर्वरक पर सब्सिडी दी जाती है, यानी सरकार की तरफ से छूट दी जाती है, तो जो हमारी कुल GDP है उसका कितने % हिस्सा रहती है? तो हमारी GDP का 2% हिस्सा किसानों को सब्सिडी देने में चला जाता है। ठीक, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस देश के परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाने के लिए शुरू किया गया? तो ईरान के जो परमाणु ठिकाने थे उनको निशाना बनाने के लिए USA ने मिडनाइट हैमर शुरू किया। अगर
इसकी खाद और उर्वरक सब्सिडी की बात करें, अगर आपसे कोई बोले अब कि अदानी का इतना खर्चा माफ हो गया और किसानों को कुछ नहीं मिलता, तो आपके लिए एक ये डाटा है कि किसानों को 2% GDP का हिस्सा सब्सिडी के रूप में उर्वरक पर दिया जाता है। हाल ही में किस संस्था ने राष्ट्रीय दुर्लभ रक्त रजिस्ट्री शुरू की है? तो ये राष्ट्रीय दुर्लभ रक्त रजिस्ट्री ICMR द्वारा शुरू की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में हरियाणा, गोवा, लद्दाख के लिए नए राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? तो हमारे यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति किसने की है? राज्यपालों की नियुक्ति हमारे यहाँ किसने की है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति है, हमारी राष्ट्रपति है, इनको हमारे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 155 और हमारे अनुच्छेद यानी आर्टिकल 239, 155 और 239 इसके तहत एक शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? तो ये राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ठीक है। और 239 के तहत क्या करेगा? तो ये जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनसे केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति करता है। प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू हमारी क्या है? हमारी वर्तमान में राष्ट्रपति है। इन्होंने हाल ही में हरियाणा हो गया, दूसरा गोवा और तीसरा लद्दाख, तीनों के क्या किए हैं? राज्यपाल नियुक्ति की है। हरियाणा क्योंकि राज्य है और गोवा राज्य है, तो यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और लद्दाख क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ क्या है? उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। तो जो हरियाणा है, यहाँ पर जिनकी नियुक्ति हुई है उनका नाम है असीम कुमार घोष। हरियाणा के अब राज्यपाल कौन होंगे? तो असीम कुमार घोष जी यहाँ के क्या होंगे? राज्यपाल होंगे। कौन होंगे? अभी असीम कुमार घोष यहाँ के राज्यपाल होंगे। वहीं गोवा में जिसकी नियुक्ति की गई है वो है पूसापति अशोक गजपति राजू, ठीक है, गजपति राजू। तो ये किसके हैं? तो ये गोवा के बनाए गए हैं। असीम घोष किसके हैं? हरियाणा के। और पूसापति अशोक पशुपति राजू किसके हैं? तो ये गोवा के बनाए गए हैं। वहीं लद्दाख के कबींद्र गुप्ता जी को बनाया गया है। कबींद्र गुप्ता जी को और इसका राज्यपाल को बनाया गया है। किसका? उपराज्यपाल लद्दाख का बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था? यूटी बना दिया गया था। किससे अलग करके? जम्मू कश्मीर से अलग करके इसको एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो ये रही हमारी द्रौपदी मुर्मू, ये हमारी क्या है? राष्ट्रपति जी। अगर बात करें राष्ट्रपति जी की, तो इनसे जुड़े कुछ अनुच्छेद हम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? तो इनसे जुड़े हुए कुछ अनुच्छेदों के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 52 क्या कहता है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति के बारे में कौन बताएगा? तो अनुच्छेद 52 बताता है, ठीक है, राष्ट्रपति। 53 हमारा अनुच्छेद बताता है कि इनकी कार्यकारी शक्तियाँ क्या होंगी। कार्यकारी शक्तियों के बारे में कौन बताता है? तो ये अनुच्छेद 53। वहीं 54 इनकी जो चुनाव है उसके बारे में बताता है, यानी चुनाव क्या हो, कैसे होगा, तो चुनाव के बारे में बताता है। वहीं 55 चुनाव की योग्यता क्या होगी, चुनाव लड़ने के लिए योग्यता कौन बताता है?
तो 55 इनकी चुनाव का तरीका, चुनाव का तरीका कौन बताएगा? तरीका ये बताता है अनुच्छेद 55। वहीं अनुच्छेद 56 क्या बताता है? तो अनुच्छेद 56 पदावधि यानी इनकी पदावधि कितने साल तक ये पद पर रहेंगे, तो इसके बारे में कौन बताता है? तो 56 बताता है। वहीं 58 इनकी योग्यताओं के वर्णन में, इसका योग्यताओं का वर्णन किसमें है? तो 58 है। वहीं 60 में अनुच्छेद 60 में क्या है? तो अनुच्छेद 60 में इनकी शपथ है, अनुच्छेद 60 में इनकी शपथ है, ठीक है। तो 60 में इनका शपथ का वर्णन दिया गया है। वहीं 61 में महाभियोग, इनको कैसे पद से हटाया जा सकता है, तो उसके लिए महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन 61 में दिया गया है। अनुच्छेद 72 में इनके पास क्षमादान की शक्ति कहाँ पर है? अनुच्छेद 72। तो ये हो गए इनसे जुड़े कुछ अनुच्छेद। चलिए, हाल ही में गूगल के नए एआई मॉडल को किस तकनीक द्वारा संचालित किया गया है? तो ये जो हमारा नया गूगल का एआई मॉडल है, इसको जेमिनी 2.5, कौन सी? तो जेमिनी 2.5 तकनीक द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में पटना के रघोपुरा से जोड़ने वाले नए गंगा पुल का उद्घाटन किसने किया है? तो वो किया है हमारे, मैं सीएम था, सीएम हूँ और सीएम रहूँगा, नीतीश कुमार जी ने किया है। हाल ही में भारतीय रेलवे कर्मचारियों के लिए दुर्घटना मुआवजा की योजना में कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो 1 करोड़ राशि इनको देने की घोषणा की गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो जो हमारे ललित उपाध्याय हैं, उन्होंने क्या किया है? ललित उपाध्याय ने अभी घोषणा की है संन्यास की। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। तो कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा क्या बनी है? तो रेलवे सुरक्षा बल की क्या बनी है? पहली महिला निदेशक। तो इसको आप याद रखेंगे क्योंकि पहला प्यार भूला नहीं जाता। तो पहली महानिदेशक कौन बनी है? पहली महानिदेशक कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? सोनाली मिश्र। सोनाली मिश्र क्या बनी है? तो पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आरपीएफ यानी जो हमारी रेलवे सुरक्षा बल है, रेलवे की सुरक्षा करने के लिए जो बल बनाया गया है, उसके लिए उनको अध्यक्ष चुना गया। और ये किसका स्थान लेंगी? तो ये हमारे मनोज यादव जी के स्थान पर लाई गई है, मनोज यादव। और ये 1993 की आईपीएस अधिकारी हैं। आईपीएस अधिकारी कौन है? तो ये हमारी आईपीएस अधिकारी हैं, 1993 बैच की आईपीएस अधिकारी। अब अगर मैं बात करूं कुछ नियुक्तियों की जो हाल ही में की गई, ठीक है, जैसे हमारे COAI के अध्यक्ष कौन चुने गए? यानी COAI के अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया, उनका नाम है अभिजीत किशोर। किसको नियुक्त किया गया है? तो अभिजीत किशोर को नियुक्त किया गया है, ठीक है, अभिजीत जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। वहीं एयरटेल के यानी जो हमारी एयरटेल कंपनी है, इसके कंपनी के जो COO यानी जो संचालन अधिकारी हैं, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर जो बनाए गए हैं, तो उनको कौन चुना गया है? तो सभी खान को चुना गया है। इसको सभी खान को इसके लिए चुना गया है। वहीं BMW ग्रुप इंडिया के CEO किसे नियुक्त किया गया है? BMW ग्रुप इंडिया के जो CEO हैं उनको हरदीप सिंह बरार को नियुक्त किया गया है। हरदीप सिंह बरार, ठीक है, हरदीप सिंह बरार को इसका BMW इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है। वहीं ICC के CEO किसे नियुक्त किया गया है?
तो संजय गुप्ता को नियुक्त किया गया है। संजय गुप्ता जी को इसका आईसीसी का सीईओ नियुक्त किया गया है। वहीं इंडिगो ने अपना कार्यकारी निदेशक किसे चुना है? तो कार्यकारी निदेशक किसे चुना है? तो जो हमारे G20 के शेरपा रहे हैं अमिताभ कांत को चुना गया है। तो ये हाल ही में कुछ नियुक्ति जिनका मैंने आपको रिवीजन करा दिया। हमारी जो क्लास है वो करंट के साथ साथ आपको प्रीवियस मंथ में गुजरे करंट तथा स्टैटिक जीको को पूरी तरह से कराती है। तो ये सोनाली मिश्रा जी हैं जो 1993 की बैच के IPS अधिकारी, ठीक है। अभी इनको रेलवे सुरक्षा की कमान सौंपी गई है। हाल ही में असम सरकार ने किस समुदाय को OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर समुदाय है, कौन सा? ट्रांसजेंडर समुदाय, यानी जिसने अपना लिंग परिवर्तन कर दिया उसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। IIT दिल्ली ने पहली बार किस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो जो हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनके लिए शुरू किया गया है। हाल ही में त्रिपुरा किस क्रम का पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो ये थर्ड यानी तीसरा पूर्ण रूप से साक्षर राज्य बना है। आप मुझे ये बताएंगे पहले दो राज्य कौन से थे? हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसमें भारत की रैंक 115 रही, यानी भारत शांति सूचकांक में 115वें स्थान पर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय सेना ने हाल ही में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का प्रदर्शन कहाँ किया, यानी सैन्य प्रदर्शन कहाँ किया? तो हमारी जो भारतीय सेना है, भारतीय सेना इसकी जो राम डिवीजन है, क्या? राम डिवीजन भारतीय सेना की जो राम डिवीजन है इसने यूपी के वहाँ पर उत्तर प्रदेश के मेरठ में क्या किया? एक सैन्य प्रदर्शन किया, ठीक है। एक सैन्य प्रदर्शन किया और इस सैन्य प्रदर्शन को क्या नाम दिया गया? तो इस सैन्य प्रदर्शन को प्रचंड शक्ति नाम दिया गया। इसे नाम दिया गया। इस सैन्य प्रदर्शन को क्या नाम दिया गया? तो प्रचंड शक्ति इसको नाम दिया गया। तो कहाँ आयोजन हुआ? मेरठ में। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी मेरठ। तो मेरठ में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। चलिए तो मेरठ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का पिछले महीने का करंट भी हम देख लेते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा था अमेरिका में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल हुए थे। तो कहाँ पर हुए? USA में पुलिस और अग्निशमन खेल, ठीक है। अग्निशमन खेल हुए। तो इनमें सर्वाधिक पदक किसने हासिल किए? तो इनमें सर्वाधिक पदक जो है वो यूपी को मिले, यानी उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक वहाँ पर पदक हासिल किए। वहीं यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2025 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का एक शहर जो दिल्ली से बॉर्डर साझा करता है या दिल्ली के बॉर्डर के नज़दीक है, तो वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। वहीं यूपी संकलन फॉसिल पार्क इसको यूनेस्को ने क्या किया है? इसको यूनेस्को ने टेंटेटिव सूची में डाला है। किसकी? विश्व धरोहर की या वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में डाला है। यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट जो कि टेंटेटिव सूची में डाला है, ठीक है। टेंटेटिव सूची में किसे डाला है? तो यूपी की संकलन
फॉसिल पार्क को इसमें डाला गया है। वहीं एक खबर हो, यूपी में जो हमारे अग्निवीर हैं, अग्निवीर के जो अग्निवीर हैं उनको यूपी पुलिस में कितना आरक्षण दिया गया है, तो यूपी पुलिस में उनको 20% आरक्षण की घोषणा किसने की है, तो यूपी सरकार ने की है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। ये हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब हम अगर इसके जिलों को देखें, पिछली बार मैंने आपको इससे उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं उससे बताया था। जैसे हिमाचल प्रदेश से कौन कौन से जिले जुड़े हुए हैं, तो हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर हो गया। उसके बाद उत्तराखंड से कौन कौन से जिले हैं, तो उत्तराखंड से जुड़ने वाले जिले कौन से हैं, तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। कौन कौन से जिले हुए, तो मुजफ्फरनगर सबसे पहले, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। वहीं नेपाल से जुड़ने वाले कौन कौन से हैं, तो पीलीभीत जुड़ेगा, लखीमपुर जुड़ेगा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये कहाँ से है, नेपाल से जुड़ने वाले क्या हो गए, जिले हो गए। अब बात करें अगर हरियाणा से जुड़ने वाले, तो ये 7 जिले इधर हैं, 7 जिले इधर हैं, तो एक जिला हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर कौन साझा करता है, तो सहारनपुर करता है। अब बात करें अगर हरियाणा से बॉर्डर साझा करने वाले राज्य वो जिले कौन से हैं, तो सबसे पहले सहारनपुर, शामली, बागपत और गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़। तो कौन कौन से जिले हुए, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़। यानी गाजियाबाद साझा नहीं करता है। गाजियाबाद किससे बॉर्डर साझा कर रहा है, दिल्ली से। दिल्ली से बागपत भी साझा करता है, गौतम बुद्ध नगर भी साझा करता है, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया, सहारनपुर, शामली, 2 ऐसे, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़। तो सहारनपुर, शामली, बागपत, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर। वहीं राजस्थान से साझा करने वाले कौन से हुए, तो मथुरा और आगरा। राजस्थान से 2 जिले साझा करते हैं, कौन से हो गए, मथुरा और आगरा, 2 जिले। वहीं आगरा किससे बॉर्डर साझा करता है, तो एमपी से साझा करता है। इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र इससे साझा कर रहे हैं, तो ये एमपी से साझा करते हैं। तो आज हम इन 2 हरियाणा, राजस्थान और एमपी के जिले पढ़े। आगे वाले गाने में हम बाकी जिलों को भी पढ़ेंगे। चलिए रिवीजन के क्वेश्चन। हाल ही में शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत, हाल ही में जो हमारे शुभांशु शुक्ला जी हैं तो किस मिशन के तहत कहाँ पर गए हैं, जो अंतरिक्ष में गए थे। तो किस मिशन के तहत, अभी तो ये वापस आ गए हैं, लेकिन गए के कौन से मिशन से थे, तो एक्सियोम 4 मिशन, तो एक्सियोम 4 मिशन के द्वारा गए थे। हाल ही में डाजा यानी धरती आबा जन भागीदारी अभियान 2025 किसके सम्मान में शुरू किया गया, तो जो हमारे बिरसा मुंडा ही है, बिरसा मुंडा, यानी इनको भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है, इनके सम्मान में ये शुरू किया गया। ये भारत का सबसे बड़ा क्या है, जनजाति जन भागीदारी अभियान है। हाल ही में नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है, तो ये गौरव अच्छा हासिल करने वाली कौन है, तो डोगाटी, राबेटी, जानवी, ये इन्होंने पूरा किया है। हाल ही में विद्या शक्ति कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया, तो विद्या शक्ति का कार्यक्रम हमारे आंध्र प्रदेश द्वारा चलाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, देश का पहला AI प्लस कैंपस किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो जो देश का पहला AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, कैंपस कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो हमारे आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में क्या स्थापित किया जाएगा, AI प्लस कैंपस स्थापित किया जाएगा। तो हम पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती, की राजधानी अमरावती, राजधानी अमरावती, अमरावती। यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर एक AI प्लस कैंपस
कैंपस का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। ठीक है, जिसमें एआई से संबंधित सारी पढ़ाइयाँ कराई जाएंगी। तो कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में किया गया है। अगर मैं बात करूँ आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश हमारा, इसके सीएम कौन है, तो इसके सीएम चंद्रबाबू नायडू है। चंद्रबाबू नायडू कौन है, इसके सीएम है। और इसके राज्यपाल कौन है, तो अब्दुल नजीर। राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल इसके हुए अब्दुल नजीर। अब्दुल नजीर इसके राज्यपाल हुए। ठीक है, अब्दुल नजीर इसके राज्यपाल हुए। अगर बात करूँ यहाँ के त्योहारों की, यहाँ पर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, तो सबसे प्रमुख जो यहाँ का त्योहार है वो है वलसा देवरुला। वलसा देवरुला, वलसा देवरालू, वलसा देवरालू यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। अगर बात करूँ यहाँ के लोक नृत्यों की, तो यहाँ कौन कौन से लोक नृत्य हैं, तो आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य भी है उसका नाम है कुचिपुड़ी। ये शास्त्रीय नृत्य की सूची में भी है, तो कहाँ का है, तो ये हमारे आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी के अलावा यहाँ पर बड़ा कथा, ठीक है, नृत्य कौन सा हो गया, तो बड़ा कथा यहाँ पर नृत्य हो गया। वहीं वीर नाट्यम, लंबाड़ी, वीर नाट्यम, लंबाड़ी और बोनालू, ये यहाँ के क्या हुए, यहाँ के ये नृत्य हुए। वहीं अगर बात करूँ यहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो श्री वेंकटेश्वर, पापीकोंडा और तीसरा राजीव गांधी। ये यहाँ के क्या हुए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, कहाँ की, आंध्र प्रदेश के। चलिए, तो ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। और ये हमारे इधर AICTE जो कैंपस विकसित किया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश जो एक समुद्री बॉर्डर साझा करता है, ठीक है, तो इसके बाकी किस राज्य से, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यानी 5 राज्यों से इसके सीमा साझा होती है। रिवीजन के क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी इंडिया डाटा कंपैरेटिव रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की गई है, तो ये रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की गई, तो ये रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा, तो हमारे नीति आयोग द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। AIIB, एशियाई अवसंरचना बैंक, यानी एशियाई अवसंरचना बैंक के अगली अध्यक्ष कौन होंगी, तो जोऊ जियाजी इसकी अगली अध्यक्ष होंगी। यूरो कैपिटल ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है, तो ये अनुज को किया गया है। अनुज को इसका क्या किया गया है, CEO नियुक्त किया गया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश के साथ पासिंग एक्सरसाइज आयोजित की गई है, यानी हमने भारत ने किस देश के साथ, भारत ने ग्रीस के साथ पासिंग एक्सरसाइज की है। किस देश के साथ की है, तो ग्रीस के साथ की है। ठीक है, तो ये मतलब ग्रीस के जहाज यहाँ से गुजर रहे थे, तो हमने कहा आओ भैया थोड़ी खेल कूद कर ले, एक्सरसाइज कर ले। ग्रीस कहाँ पर है, तो ग्रीस एक यूरोपीय देश है। अगर मैं बात करूँ ग्रीस की, तो भारत से अगर हम कहाँ चलते हैं, पश्चिम में चलते हैं, ये हमारा प्यारा भारत, और हम इससे पश्चिम में चलते हैं, यहाँ पर ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की से यहाँ से यूरोप शुरू होता है, तो तुर्की का ये वाला हिस्सा किसमें है, यूरोप में, तो यही हिस्सा तुर्की का ग्रीस से बॉर्डर साझा करता है। ये कौन हो गया, तो ये हो गया ग्रीस। ठीक है, ग्रीस और भारत के आजकल संबंध जो है बहुत बड़ी मधुर अवस्था में है, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान का साथ देता है, तो भारत ने ग्रीस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो ग्रीस के साथ कौन सा पासिंग अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, तो ये कहाँ से बॉर्डर साझा कर रहा है, तो ये भूमध्य सागर से अपना सीमा साझा करता है। चलिए, इसकी राजधानी, तो ग्रीस की राजधानी एथेंस है। क्या राजधानी है इसकी, तो इसकी ग्रीस की राजधानी एथेंस है। चलिए, मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज करने के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है, तो इसके लिए इन्होंने हमारे
हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म का क्या किया है, उपयोग किया है। हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है। 2029 में विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल की मेजबानी किस राज्य को मिली है? यानी अभी कहाँ पर हुए थे? यूएस में, अमेरिका में। अब किसको मिली है? तो अब ये मिली है गुजरात को। तो किसको मिली है? तो ये गुजरात को मिली है। हाल ही में मनाया गया बोनालू त्योहार किस राज्य का पारंपरिक लोक महोत्सव है? तो ये जो बोनालू त्योहार है ये तेलंगाना का महोत्सव है। अब आप बोलोगे अभी तो आपने आंध्र प्रदेश में पढ़ा है। आंध्र प्रदेश में इसलिए पढ़ा है क्योंकि पहले दोनों राज्य एक ही थे 2014 से पहले। तो 2 जून 2014 को दोनों को अलग अलग राज्य बनाया गया। इसलिए आधे लोग उधर भी हैं जो बनाते हैं और इधर भी हैं जो बनाते हैं। चलिए आप देखते हैं आज का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। कई लोगों को ये क्वेश्चन देखकर बड़ी खुशी होती है कि चलो आज की क्लास खत्म। चलो पढ़ते हैं आज का आखिरी सवाल। हाल ही में किस राज्य को प्रसंस्कृत यानी प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य घोषित किया गया है? तो ये कौन है? तो ये हमारे गुजरात को आलू उत्पादन में क्या किया गया है? पहला राज्य, नंबर 1 राज्य घोषित किया गया है। तो ये हमारे आलू जो है यहाँ पर भारत के हर चीज़ में प्रयोग होते हैं। गुजरात की बात करूँ तो ये क्या है? सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा रखने वाला राज्य है। इसके बॉर्डर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान से साझा होते हैं। वहीं इसका अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पाकिस्तान के साथ साझा होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने करंट के सवाल के साथ साथ स्टैटिक्स जीके को पढ़ा। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें जिनसे हमारी सूचना उन तक भी पहुँच सके और हमारे जो प्रयास है उसको मोटिवेशन भी मिल सके। तो कृपया आप भी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।